नमस्कार साथियों, सिविल स्टेप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे एवं आनंदित होंगे। तो चलें दोस्तों, आज की इस जो अकाउंट एंड जूनियर ऑडिटर की कक्षा को करते हैं आरंभ। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम हिंदी व्याकरण का विशेष श्रुति संभिनार्थक शब्द को पढ़ेंगे। तो कक्षा बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है, इसलिए कक्षा को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक मेरे साथ इस कक्षा में जुड़े रहिएगा। तो चलें दोस्तों, आज की कक्षा को करते हैं आरंभ। तो दोस्तों, सब पहले बात करेंगे श्रुति संभिनार्थक शब्द का अर्थ क्या है। श्रुति का अर्थ सर्वप्रथम देखेंगे। देखो, श्रुति का अर्थ क्या होता है? श्रुति का अर्थ होता है सुनना। ठीक है, श्रुति का अर्थ है सुनना। मतलब कि बोला जाता है ना, श्रुत लेख लिखें, बच्चों को बोला जाता है श्रुत लेख। श्रुत लेख क्या होता है? सुनकर लिखना। भाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों में ये अभ्यास करवाया जाता है श्रुति लेख से, जिससे उनकी लिखावट भी अच्छी बनती है और वो शब्द को सुनकर लिखते भी हैं। डिक्टेशन भी कहा जाता है जिसे। ठीक है, तो श्रुत लेख होता है। तो श्रुति, वहीं से श्रुति क्या होता है? सुनना। श्रुति सम भिन्न आर्थक शब्द। श्रुति सम, सम क्या होता है? एक समान। ठीक है, सम का अर्थ हुआ, यहां पर लिखता हूं, देखो, श्रुति का अर्थ हुआ सुनना। ठीक है, सुनना। और सम, सम मतलब बराबर। सम का अर्थ हुआ बराबर या एक समान भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है भिन्न आर्थक शब्द। भिन्न, देखो, भिन्न आर्थक अर्थात भिन्न मतलब परंतु उनका क्या है? उनके जो अर्थ में क्या है? भिन्नता है। ठीक है, उनके अर्थ में क्या है? भिन्नता। तो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का अर्थ क्या हुआ? सुनने में एक समान सा, परंतु अर्थ में भिन्नता होती है। कई बार कोई व्यक्ति किसी दूसरे शब्द को बोलता है और हम कोई दूसरा शब्द लिख देते हैं। ठीक है, हमें, क्योंकि हमें अर्थ ये नहीं पता कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो वहां से क्या हो जाता है? त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है। इसलिए विद्यार्थियों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पढ़ाए जाते हैं ताकि उन्हें शब्दों के भेद के बारे में पता लग सके कि एक शब्द जो जैसे हम सुनते हैं, तो अगर हम जो सुना वैसे का वैसा अगर नहीं लिखते हैं तो अर्थ में किस प्रकार से भिन्नता आ जाती है, अर्थ का किस प्रकार से अनर्थ हो जाता है। तो यही है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक जैसे शब्द युगम भी बोला जाता है। एक जैसे शब्द दे दिया जाएगा, शब्द युगम दे दिया जाएगा, जिसमें आपको दो शब्द दिए जाते हैं और उनका अर्थ लिखने के लिए कहा जाता है। कई बार उसको क्या करते हैं कि अर्थ को बोला जाता है कि वाक्य में भी प्रयोग कीजिए। ठीक है, बहुत कम वैसे जो मतलब वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, परंतु अर्थ बताने के लिए कहा जाता है। परंतु जब अगर आप वाक्य में भी प्रयोग करने का अभ्यास कर लेंगे तो आपका यहाँ से मुहावरे और लोकोक्तियों वाला भाग भी साथ साथ तैयार हो जाएगा। ठीक है, कैसे? अभी अभ्यास में हम करेंगे। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम जो हैं इस शब्दों को पढ़कर, इनमें अंतर जानकर और उनको वाक्य में प्रयोग करेंगे। जब हम वाक्य में किसी शब्द को प्रयोग करते हैं तो हम उसके जो बिल्कुल छोटे से छोटी अंतर को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है जी, चलो देखें। जैसे कि मैंने अभी बोला कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के यहां से मिलकर बना है श्रुति सम भिन्न अर्थ। ठीक है, अर्थात सुनने में एक समान से परंतु उनका अर्थ जो क्या है? भिन्न है। ठीक है, इनको बोला जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे कि देखो, मतलब सुनने में अगर एक समान से तो उनका उच्चारण भी क्या होगा? एक समान सा होगा। सुनने में एक समान सा लगेगा, क्यों? क्योंकि अगर किसी ने वो शब्द बोला है, उसका उच्चारण किया है, तो उच्चारण में भी उनमें भिन्नता बहुत कम होती है। परंतु अगर हम उच्चारण में भिन्नता ना रखते हुए एक जैसे दोनों का उच्चारण करेंगे तो दूसरा व्यक्ति जो श्रोता है वो किसी भी शब्द को सुनेगा और उसको कुछ ना कुछ का कुछ लिख देगा। ठीक है, जैसे कि देखें, यहां पर उदाहरण है हमारे पास अवलंब। ठीक है, और एक है हमारे पास अविलंब। अगर हम इन दोनों में अंतर ना करेंगे, अगर हम ई की मात्रा को, कई विद्यार्थी होते हैं लिखते समय क्या करते हैं, मात्रा लगाई ना लगाई वो सोचते हैं कोई बात नहीं, क्या अंतर पड़ता है? अगर मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? अ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो गया, और ना लगा दे तो कौन सा पहाड़ गिर जाएगा सिर पर, परंतु पहाड़ गिर जाएगा। ठीक है, आपके न अंक कट जाएंगे, आप गलत कर जाएंगे। ठीक है, यही चीज है जब हम
छोटी छोटी कक्षाओं में थे तो हमें ये चीज नहीं समझाई जाती थी, विद्यार्थियों को चीज नहीं बताई जाती थी कि अगर उच्चारण गलत हम करते हैं तो उसका कितना गलत प्रभाव पड़ता है। आपको भी पता होगा कि कई शब्द हम जो हैं उनका गलत उच्चारण करते हैं और बाद में आकर हमें पता चलता है कि आज तक हम इस शब्द का उच्चारण ही गलत कर रहे थे, इसका अर्थ तो ये है। ठीक है, जो हम उच्चारण करते आए थे उसका अर्थ अलग है और जो हम उच्चारण करना चाहते थे उसका कभी उच्चारण ही नहीं किया। ठीक है, तो उच्चारण भेद हमें नहीं बताया गया, उच्चारण का महत्व नहीं बताया गया। अगर हमारा उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तब तक हम लेखन में आप निपुण नहीं हो सकते, हम गलत लिखेंगे। इसलिए उच्चारण शुद्ध होना आवश्यक है। अगर यहां पर मैंने बोला अवलंब, ठीक है, तो अवलंब और अभिलंब, देखो अभिलंब अवलंब कितना कम अंतर है परंतु अर्थ में कितनी भिन्नता है। अवलंब का देखो अर्थ क्या होता है, सहारा। अवलंब का अर्थ होता है सहारा। जब बोला जाता है ना मुझे इसकी सहारे की आवश्यकता है, तो अवलंब, मुझे इसकी अवलंब की आवश्यकता है। और अविलंब दूसरा है अविलंब। ठीक है, अविलंब मतलब देर ना करना। ठीक है, देखिए अब दोनों के अंतर, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। और हम कई विद्यार्थी बोलते हैं अविलंब और अविलंब में ज्यादा अंतर नहीं, एक जैसे ही हैं, उस कोई नहीं, दोनों में से किसी को भी कोई भी अर्थ लिख दो तो गलती हो जाएगी वहां पर। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। और उदाहरण देखते हैं हम, देखो जैसे हमारे पास है मणि शब्द और एक है मणि। ठीक है, मणि और मणि। ठीक है, अब उच्चारण में ये भिन्नता नहीं करते हैं विद्यार्थी, मणि को भी मणि बोलेंगे, मणि मणि। ठीक है, मणि लिखो, मणि मणि, एक है मणि और एक है मणि। अंतर है दोनों में, मात्राओं का दीर्घ मात्रा और लघु मात्रा का प्रयोग किया गया है। एक मणि होती है रतन। ठीक है, रतन, जैसे हम अंगूठे में क्या बोलते हैं, उंगली में हम नग धारण करते हैं ना, मणि धारण करते हैं। ठीक है, तो वो जैसे किसी ने पुखराज धारण किया है, किसी ने मूंगा धारण किया, वो मणि के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो वो हो गया मणि। और एक मणि जो दीर्घ मात्रा वाला है उसका अर्थ होता है सांप। बोला जाता है ना सांप की मणि है ये, सांप के पास मणि होती है। ठीक है, तो बड़ी बहुमूल्य मानी जाती है। ठीक है, जो सांप की मणि होती है। तो दोनों में देखिए कितना अंतर आ गया। और इसमें अगर देखेंगे उच्चारण में क्या कितना अंतर है, मणि और एक है मणि। ठीक है, तो ये है उच्चारण। उच्चारण शुद्ध, इसलिए जब तक आप अपना उच्चारण शुद्ध नहीं करेंगे तब तक आप जो है भेद नहीं जान पाओगे कि दोनों शब्दों में क्या अंतर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास है रेखा और लेखा। ठीक है, मैंने बोला रेखा, ठीक है, रेखा, और किसी ने लिख दिया लेखा, तो कितना ज्यादा अंतर हो जाएगा। रेखा क्या हो जाती है, लाइन। ठीक है, जो लाइन ऐसे खींची जाती है ये क्या हो गई, रेखा हो गई। और लेखा क्या हो गया, बोलते हैं ना लेखा जोखा रखना, हिसाब किताब रखना। ठीक है, लेखाधिकारी जो लेखा जोखा रखता है, हिसाब किताब रखता है, तो दोनों में अंतर आ गया ना। ठीक है, एक है रेखा लकीर, ठीक है, और एक हो गया लेखा, रेखा और लेखा। देखो कितना कम अंतर है परंतु अर्थ में कितनी भिन्नता आ रही है। सुनने में एक समान से लग रहे हैं, ठीक है, परंतु अर्थ में भिन्नता। यही है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। और देखो मेघ और एक है मेघा। ठीक है, मेधा, एक है मेघ और एक है मेधा। मेघ का अर्थ होता है बादल। बोलते हैं ना काले मेघ जो है घिर गए और वर्षा आने वाली है, मतलब काले मेघ किसका संकेत करते हैं, वर्षा आने वाली है। मेघ हो गया बादल। ठीक है, और एक मेघ हो गया यज्ञ भी होता है, एक मेघ क्या हो गया, यज्ञ भी होता है। ठीक है, एक मेघ है बादल और एक मेघ है यज्ञ। ठीक है, और एक है मेधा। मेधा उसमें क्या है, मेधा क्या होता है, बुद्धिमान बोलता है, मेधावी छात्र है ये। मेधावी छात्र मतलब जिसकी बुद्धि तीव्र हो। ठीक है, तो मेघ का अर्थ यज्ञ भी होता है, मेघ का अर्थ बादल भी होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप यज्ञ और बादल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह है दोनों में अंतर। उसके बाद मानक और मानिक। मानक और मानिक। ठीक है, माणिक जिसको बोलते हैं, माणिक, माणिक नहीं मानिक। ठीक है, तो मानक का अर्थ होता है स्तर। बोलते हैं ना एक मानक रखा गया है, एक स्तर। ठीक है, कि मानक, मानक का अर्थ होता है, कई बार क्या होता है मानक स्तर ऐसे भी बोल देते हैं लोग कि मानक स्तर का हम शब्द का प्रयोग करते हैं, पर मानक स्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो या तो मानक का या तो स्तर का प्रयोग किया जाता है। मानक का अर्थ होता है स्तर। और दूसरा हमारे पास है माणिक। ठीक है, माणिक का अर्थ होता है लाल रंग का
रतन, अभी जो मूंगा बोल रहा था, ठीक है, भी क्या होता है, लाल रतन का होता है, तो उसको मानिक भी बोला जाता है। ठीक है, राशियों के लिए बताते हैं ना पंडित जी कि अगर आपको ये ग्रह है तो ये नग धारण कीजिए, अगर ये ग्रह से प्रभावित हैं तो उस ग्रह को शांत करने के लिए इस नग को धारण कीजिए, तो नग बोलते हैं, या मानिक उनको बोल सकते हैं। ठीक है, बहुमूल्य रतन होते हैं मानिक, लाल रंग का रतन। ठीक है, या तो आप बोल सकते हैं मणि। ठीक है, उसके बाद है मूल। ठीक है, एक है मूल, एक है मूल्य। अब देखो मूल और मूल्य एक जैसे लिखने में भी। ठीक है, देखो एक क्या है, मूल है, और एक है मूल्य। ठीक है, और कई बोल देते ना इसका कितना मूल है, कितना मूल है, देशज प्रभाव के कारण मूल, जबकि मूल्य होता है, बोलते ना कितना मूल है इसका, मूल बताइए हमें, बिहार में, ठीक है, यूपी में, तो ऐसे गलत उच्चारण कर देते हैं, जबकि मूल का अर्थ क्या हो गया, जड़। ठीक है, इस मूल का अर्थ क्या हो गया, जड़। ठीक है, जड़ बोलते हैं ना, पेड़ का मूल, मूल कैसा है, अगर मूल को सींचेंगे तो फल अपने आप अच्छे होंगे, तो मूल। और दूसरा है मूल्य, मूल्य का अर्थ हो गया किसी वस्तु का, जिसको प्राइस बोलते हैं, किसी वस्तु का, वस्तु की कीमत। ठीक है, तो मूल और मूल्य में अंतर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर क्या है, एक है रस्सा और एक है रसा, रस्सा रसा। देखो उच्चारण में कितना कम, कितनी कम भिन्नता है, परंतु अंतर जब इसका हम अर्थ जानेंगे तो अर्थ में कितनी बड़ी भिन्नता आ रही है, रसा और रस्सा। ठीक है, रसा बोला जाता है तरी को, बोलते हैं ना रसदार, हम क्या बोलते हैं, रसदार सब्जी बनाइए, रसदार नहीं, रसा सब्जी। ठीक है, कि रसा युक्त सब्जी, रसा युक्त मतलब तरीदार सब्जी। ठीक है, रसा और रस्सा, रस्सा जो मोटा रस्सा होता है, जो गायों भैंसों को बांधने के लिए कार्य में किया जाता है और कामों में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसको उसको बोला जाता है रस्सा। ठीक है, तो क्या हो गया, रस्सा, रस्सा और, देखो रसा और रस्सा। अब मैं बोला रस्सा, कौन सा रस्सा, ये नहीं पूछोगे, कई बार विद्यार्थी पूछे कौन सा रस्सा लिखना सर, कौन सा रस्सा, कौन सा रस्सा, आधे सौ वाला नहीं। देखो उच्चारण में ही, उच्चारण से पहचानने का प्रयास कीजिए। एक है, मैंने बोला रस्सा लिखो, रस्सा। ठीक है, और एक बोल रहा हूं रसा, रसा और रस्सा, दोनों में अंतर है। ठीक है, एक है लक्ष्य और एक है लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य और लक्ष्य, अपना लक्ष्य भेदिए, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य भेदिए, और लक्ष्य, दोनों में अंतर। लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य जो हमारे जीवन का, कि हम सबके जीवन का क्या है, लक्ष्य है। हम विद्यार्थियों का लक्ष्य है कि हमें अपनी जो परीक्षा उसमें पास होना है, लक्ष्य। और लक्ष्य का अर्थ हो गया लाख। ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, वो हो गया लक्ष्य। ठीक है, कौन सा लक्ष्य, पर ये वाला लक्ष्य, ये लक्ष्य और लक्ष्य। ठीक है, उसके बाद है वदन और बदन, वदन बदन। अब विद्यार्थी बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम ब लगा दें या व ब लगा दें या व लगा दें, क्या अंतर पड़ता है, बकरी को वकरी लिख रहे हैं, ठीक है, बकरी को बकरी लिख देंगे, ठीक है, वक्र को वक्र लिख देंगे, अलग अलग। ठीक है, मतलब व और ब में भेद, हम भी ऐसे थे, ठीक है, कि क्या एक पेट फाड़ ब बोलते थे, एक जो है साधारण ब, पेट फाड़ ब लिखो। देखो उस समय क्या सिखाया जाता था कि पेट फाड़ वाला या लाइन वाला ब, और दूसरा सिंपल वाला वो, ऐसे बोलते थे। जबकि अगर उस समय उच्चारण समझाया जाए कि एक है ब और एक है व, तो जब हमें दोनों में अंतर पता है तो हम शब्द गलत कैसे लिखेंगे। पेट फाड़ वाला, अगर कोई ना बताए हमें पेट फाड़ वाला ब लिखना है कि दूसरा व लिखना है, तो शब्द गलत लिख दिया। ठीक है, उच्चारण पर नहीं ध्यान देते थे, यही तो सबसे बड़ी त्रुटि है। तो ब और व, ठीक है, एक है वदन और एक है बदन। तो वदन क्या होता है, वदन होता है चेहरा, मुख भी बोलते हैं। ठीक है, मुख, ठीक है, वदन मुख हो गया, और बदन क्या हो गया, शरीर। ठीक है, देखो ये है बदन और ये है वदन, बदन और वदन, कितना देखो फर्क। कभी हमने बोला वदन, मुख, चेहरे को क्या, ये मुख है हमारा, चेहरा है, तो वदन बोलिए कि वदन और बदन। ठीक है, तो वदन और बदन ये अंतर है। उसके बाद आगे देखिए, आगे हमारे पास है वस्तु और वास्तु। ठीक है, वास्तु दोष है, वस्तु, वस्तु
एक हो गया वस्तु, ठीक है, वस्तु, और दूसरा है वास्तु, ठीक है। सिर्फ अ की मात्रा का फर्क है। अब कौन सा वस्तु, मैंने बोला वस्तु, और एक है वास्तु, अंतर है, उच्चारण से पता लग रहा है वस्तु और वास्तु। वस्तु कोई चीज, ठीक है, वस्तु हो गई चीज, और उसके बाद वास्तु हो गया, जो घर का बोलते हैं ना, वास्तु अपना सही करवाइए, घर में कलह कलेश रहता है, वास्तु सही करवाइए अपना, वास्तु, ठीक है। वास्तु दोष जिसको बोला था, वास्तु दोष है, मतलब घर में जो आपने जो घर का निर्माण किया है वो वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं किया है, तो वास्तु वो हो गया, ठीक है। कि मतलब मकान, वास्तु, वास्तु दोष मतलब मकान में दोष है, वास्तु शास्त्र मतलब मकान का शास्त्र, घर का शास्त्र। वास्तु शास्त्र कहाँ से, एक ग्रंथ है वास्तु शास्त्र, जिसमें बताया गया कि अग्नि कोण में क्या होना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद पूर्व में क्या होना चाहिए, उसके बाद उत्तर में क्या होना चाहिए, दक्षिण में क्या होना चाहिए, सारी की सारी चीजें बताई जाती हैं। तो वो क्या है, शास्त्र, वास्तु शास्त्र को बोला जाता है। वास्तु मतलब घर का शास्त्र, घर का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, दिशाओं का प्रभाव हम पर रहता है, तो उस अनुसार हमें घर का निर्माण करना होता है, तो वास्तु शास्त्र, ठीक है। तो वास्तु का अर्थ, ये मत सोचना वास्तु कोई शास्त्र, ये वास्तु क्या चीज है, तो वास्तु घर, घर का शास्त्र वास्तु शास्त्र हो गया, ठीक है। और वस्तु हो गई चीज। उसके बाद है व्यग और व्यंग्य। देखो व्यग और व्यंग्य, ठीक है। व्यंग का तो सबको पता है कि व्यंग होता है, व्यंग किसी को कटाक्ष करना, किसी का उपहास करना, किसी का परिहास करना, मजाक बनाना, व्यंग हो गया, ठीक है। और एक है व्यग, व्यग का होता है अपंग, मतलब जो चलने फिरने में मतलब किसी प्रकार से वो असमर्थ हो, शारीरिक रूप से असमर्थ हो, उसको बोला जाएगा व्यग, ठीक है। व्यग और व्यंग ऐसे देखें। और क्या हमारे पास, असन और आसन। असन बोला जाता है भोजन, कैसे याद करेंगे कि आसन पर बैठकर आसन किया जाता है, आसन पर बैठकर आसन करो, ठीक है। असन और व्यसन, असन और व्यसन अंतर, व्यसन जो बुरी चीज, आदत लग जाती है, बुरी चीजें, व्यसन है ये, आदत है, ठीक है। असन हो गया संतुलित आहार करना, हम जब संतुलित आहार जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर हो, और व्यसन हमारे से जो हितकर नहीं होता है हमारे शरीर के लिए। और आसन जहां पर बैठकर भोजन किया जाता है उसको आसन बोला जाता है, ठीक है। बोला जाता है ना कि पुजारी जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, उनको आसन दीजिए और भोजन दीजिए करने के लिए, ठीक है। तो असन और आसन में अंतर, ठीक है। तो असन शब्द का प्रयोग कीजिए भोजन के लिए कि असन समय हो गया है, असन का समय हो गया, भोजन का समय हो गया है, आसन पर बैठकर असन कीजिए, ठीक है। उसके बाद अंश और अंश, ठीक है। अंश और अंश, देखो अब क्या है, अंश आपने देखा होगा कि जैसे बिहार हो गया, वहां पर क्या किया जाता है, स और श में थोड़ी सी गड़बड़ी रहती है ना, स को श को स बोल देते हैं। अब बोलेंगे कि ये मेरा अंश है, मेरा अंश है ये, तो अंश, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। उन्होंने कौन सा बोला, उन्होंने बोला अंश है ये मेरा, अंश, अंश का अर्थ क्या हो गया, कंधा, ठीक है। अंश का अर्थ हो गया कंधा। तो अब बोलोगे ये मेरा अंश है, ठीक है, मेरा पुत्र मेरा अंश है, तो मेरा पुत्र मेरा कंधा है, तो गलत हो जाएगा। अंश बोला जाएगा भाग, हिस्सा जिसको बोला जाता है, ठीक है। अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा हो गया, ठीक है, कि ये मेरा अंश है, मेरे मतलब मेरा हिस्सा है, मेरा भाग है, ठीक है। पुत्र को बोला जाता है ना अंश है, माता पिता का अंश, समझ आ गया। तो अंश और अंश में ये भेद हो गया। उसके बाद द्वीप और एक है द्वीप और एक है द्वीप, ठीक है। द्वीप और द्वीप कितना कम अंतर है, सुनने में बिल्कुल एक समान है। मैं बोलूंगा लिखो द्वीप, और जिसने द्वीप नहीं सुना है वो क्या करेगा, द्वीप लिख देगा। तो एक द्वीप हो गया हाथी, ठीक है, एक द्वीप हो गया हाथी, एक द्वीप हो गया टापू जिसको बोला जाता है श्रीलंका, एक क्या है, द्वीप है। और द्वीप, देखो द्वीप और द्वीप, द्वीप द्वीप दोनों में दीर्घ और लघु मात्रा का अंतर है, और सिर्फ लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा का अंतर तो है, पर शब्द में कितना ज्यादा अंतर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नीर और नीड़, ठीक है, नीर और नीड़। नीर देखो नीर क्या होता है,
उसकी आंखों से नीर बहने लगे। ठीक है, नीर का अर्थ क्या हो गया? अश्रु। ठीक है, कहते हैं ना अश्रुधारा, अश्रु, नीर, नीर को जो आंसुओं को अश्रु बोला जाता है ना, और उसको नेत्र जल भी बोला जाता है। ठीक है, तो अश्रु, नीर क्या हो गया? पानी हो गया, आंखों से निकलने वाला पानी, नीर। कि आपके आंखों से नीर बह रहा है, तो नीर पानी, आंखों से बहने वाला नीर। ठीक है, तो नीर का अर्थ हो गया पानी। ठीक है, पर्यायवाची है जल का। ठीक है, उसके बाद नीड़ होता है घोंसला। ठीक है, पक्षियों ने नीड़ बनाया होता है, नीड़, पेड़ों के ऊपर आपने देखोगे घोंसले, उसको बोला जाता है नीड़। तो नीर और नीड़ दोनों में अंतर। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते हैं। परश, एक है परश और एक है पुरुष। परुष और पुरुष, परश। ठीक है, परश नहीं बोलना, परुष, परुष और पुरुष, रू है ना, तो परश बोल देते, परश है यार, परश मतलब पत्थर, परश हृदय है ये, परश नहीं, परुष हृदय है, परुष। ठीक है, पुरुष नहीं बोलते ना, परुष हृदय है। तो परुष हृदय मतलब परुष होता है पत्थर। ठीक है, पाषाण जिसको बोला जाता है, तो पाषाण हृदय। ठीक है, परुष हृदय कि मतलब जिसका हृदय क्या हो? पत्थर के समान हो, उसको बोला जाएगा परुष। और पुरुष, पुरुष हो गया पुरुष। ठीक है, तो आज के पुरुषों में पुरुषोत्तव नहीं रह गया। ठीक है, तो देखें दोनों में अंतर। ठीक है जी, उसके बाद देखें आगे शब्द हमारे पास, दोनों में अंतर देखो, एक है कर्म और एक है क्रम। कर्म, इसमें बहुत ज्यादा विद्यार्थी गलती करते हैं, कर्म और क्रम। कर्म, ठीक है, बोलते ना कर्म, कर्म का फल मिलता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे, वैसा फल आपको मिलेगा। कर्म मतलब कार्य। ठीक है, आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हो, तो कर्म हो गया कार्य, और क्रम हो गया सिलसिला। ठीक है, क्रम से, कि जैसे हम बोलेंगे कि एक क्रम से सभी विद्यार्थी खड़े हो जाएं, मतलब एक के बाद जो है क्रम से खड़े हो जाएं। ठीक है, कर्म और क्रम में अंतर। उसके बाद मास और मांस। अब देखो, अब बोलो, कई विद्यार्थी क्या बोलते हैं, बिंदी तो है, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम ये बिंदी नहीं लगाएंगे? क्या अंतर है दोनों में? ठीक है, क्या अंतर है दोनों में? बिंदी का तो अंतर है, इससे मैम ने हमारे नंबर काट लिए। हम लड़ते ना, सिर्फ एक बिंदी नहीं लगाई और मैडम ने नंबर काट लिए, सर ने नंबर काट लिए सिर्फ एक बिंदी के कारण। ठीक है, सर को तो हमसे दुश्मनी है, सिर्फ बिंदी ना लगाने के कारण हमारे नंबर काट लिए। भाई बिंदी ना लगाने से अगर आपके अंक नहीं कटेंगे तो आपको कैसे समझ आएगा कि बिंदी का क्या महत्व है, अनुस्वार का क्या महत्व है? ठीक है, देखो, अब यहां पर देखेंगे आपकी अनुस्वार का क्या अंतर है, मास और मांस। मास क्या हो गया? महीना। ठीक है, अब जैसे कि श्रावण मास चल रहा है ना, तो क्या हो गया? मास का अर्थ हो गया महीना। ठीक है जी, और मांस का अर्थ हो गया गोश्त। ठीक है, मांस गोश्त बोल सकते हैं, चमड़ी बोल सकते हैं। ठीक है, मांसाहारी। ठीक है, जो मांसाहारी, तो वो जो मांस खाता है, मांसाहारी बोला, मांस और मांस। ठीक है, अब बिंदी का महत्व यहाँ पर समझ आया ना, कितना महत्व है। इसलिए बार बार बोला जाता है, जब भी आप हिंदी लिखें प्रयास करें सर्वप्रथम कि हमारा उच्चारण शुद्ध हो, उसके बाद जो हम लिखें, फिर जब हमारा उच्चारण शुद्ध होगा तभी तो हम शुद्ध लिख पाएंगे, हमारी वर्तनी शुद्ध होगी। ये देखो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द से आपकी वर्तनी भी शुद्ध होगी। आप ये सीख पाएंगे हमें किस प्रकार से शुद्ध शब्दों को पहचानना है। कई बार आपको दिया जाता है परीक्षा में, शुद्ध वर्तनी के शब्दों को छांटें, या ये अशुद्ध शब्द है उसको शुद्ध करके लिखें। तो कैसे शुद्ध करके लिखेंगे? जब आप उच्चारण करके देखेंगे, जब आप उच्चारण करेंगे, अगर आपका उच्चारण शुद्ध होगा तो आप शब्द को पहचान लेंगे, अगर उच्चारण गलत होगा तो शब्द को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, इसलिए उच्चारण शुद्धता बहुत आवश्यक है। उसके बाद आगे हमारे पास शब्द है सुत और दूसरा है सूत। ठीक है, सुत, सुत होता है पुत्र, बेटा। ठीक है, तो सुत हो गया। ठीक है, ये मेरा सुत है। ठीक है, ये मेरा सुत है, अर्नब मेरा सुत है। ठीक है,
तो सुत हो गया पुत्र बेटा, और सूत हो गया, सूत आपने सुना होगा सूत पुत्र, महाभारत में बोला जाता था, बार बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है, सूत पुत्र। ठीक है, सूत पुत्र मतलब सूत क्या होगी, जो रथ को हाँकने वाला। ठीक है, उसको सूत बोला गया, जो रथ को हाँकता है। और एक सूत होता है धागा। ठीक है, बोलते ना पूजा करते समय बट वृक्ष को सूत लपेटते हैं लोग। ठीक है, वट वृक्ष में सूत लपेटते हैं, तो वो सूत हो गया। ठीक है, और एक सूत हो गया सुत और सूत, सिर्फ उ और ऊ की मात्रा उ ऊ। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं, उ ऊ। यही चीज कि हमें क्या सिखाया गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं, छोटा आ बड़ा आ, इसके स्थान पर आ ई। तो लघु और दीर्घ का अंतर समझने आना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मूल और मूल्य हो चुका है ना, मूल हो गया जड़, और मूल्य हो गया दाम। ठीक है, उसके बाद परिणाम, और एक है परिमाण। परिणाम, परिणाम क्या होता है, जैसा कर्तव्य, जो तुम्हारा जो जिसको बोल सकते हैं तुम्हारी दशा तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। ठीक है, बोलते हैं ना तुम्हारी दशा, जो तुम्हारी दशा हो रही है ना, तुम्हारे कर्मों का परिणाम है ये। तो परिणाम क्या होता है, फल। ठीक है, जो आपको फल मिलता है, खाने वाला फल नहीं, जो आपको रिजल्ट मिलता है, परिणाम जिसको बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो लिखो कि खाने वाला फल परिणाम हो गया। ठीक है, उसके बाद परिमाण, परिमाण का अर्थ हो गया मात्रा, इस वस्तु का परिमाण पता कीजिए। ठीक है, परिमाण कितना होगा, गणित में बहुत बार इस शब्द का प्रयोग होता है परिमाण। ठीक है, तो परिमाण किसी चीज की मात्रा पता करनी। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर हो गया, परिणाम और परिमाण। चलो अब कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं, देखते हैं कि आपको अब कितना समझ आया है, कितना आपको श्रुति भिन्नार्थकों के बारे में समझ आ गया है। इससे आप पता लगा सकेंगे कितनी हमें और आवश्यकता है और ज्यादा इसकी अभ्यास करने की। ठीक है, चलिए देखें, पहला है कि अभय और उभय शब्द युगम का सही अर्थ बताएं। अभय और उभय इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभय का क्या अर्थ होता है, उभय उभय का क्या अर्थ होता है। विकल्प है निर्भय और दोनों, हवा अग्नि, पढ़ना पढ़ाना दोनों, निर्भय। चलो बताओ क्या हो सकता है अभय और उभय में। अभय दान दीजिए, बोलते ना कि अभय दान दिया है। ठीक है, मैंने उसे अभय दान दे दिया, तो क्या हो गया अभय, विकल्प ए। ठीक है, अभय का अर्थ हुआ निर्भय और उभय का अर्थ हुआ दोनों। ठीक है, अभय निर्भय, जिसको भय ना हो, अभय जिसको भय ना हो, भय रहित, वो हो गया अभय, और उभय हो गया दोनों दोनों। ठीक है, उभय, ठीक है, उभय दोनों, उभयालंकार। ठीक है, उसके बाद अली और अली। ठीक है, अली और अली दोनों में क्या अंतर है, अली का अर्थ क्या होता है और अली का क्या अर्थ होता है। कंधा हिस्सा, भौरा सखी, दमन दामन, दसन दर्शन। अली का अर्थ क्या होता है, सुना होगा, ये मेरी अली है। ठीक है, लड़कियां बोलती है ना अली है मेरी, तो अली का क्या अर्थ हुआ, एक अली का क्या अर्थ हुआ सखी, और एक अली का अर्थ हुआ भौरा। पर कौन से अली का कौन सा अर्थ है, देखो, एक अली, इसका विकल्प होगा विकल्प बी, अली का अर्थ ये वाला अली, अली। ठीक है, इस अली का अर्थ हुआ भौरा। समझते हैं भौरा क्या होता है, देखा है कभी भौरा, फूलों पर क्या होता है, भौरा मंडराता है ना, भौरा उसको बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास है अली, इसका क्या अर्थ हो गया, सखी। ठीक है, अली का अर्थ हो गया सखी, ये मेरी अली है, और अली 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 दोनों में अंतर। ठीक है, उसके बाद दिन और दीन, दिन और दीन में क्या अंतर है, तो दिन का अर्थ होता है दिवस, दिन का अर्थ है दिवस, बोलते हैं ना दिन हो गया है, दिन निकल गया है, जो भी बोलते हैं दिन हो गया है, तो दिन हो गया मतलब कि दिवस, दिन एक दिन का कार्य है, एक दिवस का कार्य है।
ठीक है, दिन वो वाला दिन भी, और दिवस। और उसके बाद दीन का अर्थ, दीन दुखी, गरीब। दीन दुखियों को क्या बोला जाता है? गरीब। ठीक है, उसके बाद देखो आगे है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है इसमें से? ए, एक है आकर और एक है आकार, दूसरा है कुल और दूसरा है कूल। ठीक है, निर्जर और निर्झर, शर और सर। क्या अंतर है दोनों में? मतलब कि आकर का अर्थ क्या होता है? खान। और आकार का अर्थ क्या है? आकृति। कुल का अर्थ क्या है? वंश। और कूल का अर्थ क्या है? शीतल। निर्जर का क्या अर्थ है? श्रृणु। या निर्झर का झरना। शर बाण और सर भला आदमी। क्या होगा इसका उत्तर? थोड़ा सा अनुमान लगाएं, सोचने का प्रयास करें, क्या हो सकता है? चलो देखो, इसका विकल्प होगा ए, क्योंकि इसमें क्या है? आकर का अर्थ होता आकर का अर्थ होता है खान। ठीक है, और आकार का अर्थ होता है आकृति। ठीक है, इसका आकार ही अच्छा नहीं है, आकार मतलब आकृति अच्छी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आकर का अर्थ होता है खान, खान में काम करते हैं ना आकर। उसके बाद चिर और चीर। ठीक है, एक है चिर, दूसरा शब्द है चीर। चिर का क्या अर्थ हुआ और चीर का क्या अर्थ हुआ? सुना है इसमें से कोई शब्द? चिर का अर्थ क्या? नया है। चीर का अर्थ पुराना। किला, कांस, पुराना कपड़ा, या फिर चर अचर। कौन सा विकल्प सही होगा? प्रयास करें, बताएं क्या होगा इसका उत्तर? चिर और चीर। चलें, शाबाश। चिर, देखो चिर का अर्थ क्या हुआ? पुराना। ठीक है, चिर का अर्थ है पुराना और चीर का अर्थ है कपड़ा, अर्थात विकल्प सी है। चिर बोला जाता है, कहते हैं ना चिर मतलब पुराना, उसकी अवधि बताता है। ठीक है, चिर स्थाई, चिर स्थाई, पुराना। ठीक है, पुराना और स्थाई रहने वाला, चिर स्थाई। ठीक है, लंबे समय तक टिका रहने वाला, चिर स्थाई। और चीर कपड़ा, चीर हरण। ठीक है, चीर हरण शब्द सुना है ना? बस चीर हरण, कपड़ों का हरण हो रहा था उस समय। उसके बाद आधी और व्याधि शब्द में अंतर बताएं। आधी का क्या अर्थ होता है और व्याधि बहुत बार प्रयोग किया, आधी व्याधि। ठीक है, आधी व्याधि से कष्ट में है, आधी व्याधि है, आधी व्याधि लगा हुआ उसे। आधी क्या होता है, व्याधि क्या होता है? आधी मानसिक कष्ट, आधा पागलपन, या अधक कपारी जैसे रोग, आधी व्याधि। तो आधी का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें आधी का अर्थ पूछा गया है। ठीक है, आधी व्याधि, व्याधि आधी का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। ठीक है, आधी का हो गया मानसिक कष्ट, आधी। और व्याधि का अर्थ क्या हुआ? व्याधि का अर्थ हो गया शारीरिक, शारीरिक कष्ट। ठीक है, इसका अर्थ हो गया शारीरिक कष्ट। आदि का अर्थ हो गया जो हमें मानसिक कष्ट, जब हमें कोई मानसिक रोग हो जाता है ना, तो बोला जाता है कि आदि से परेशान है ये। आदि से मानसिक, और शारीरिक जो शारीरिक से कष्ट होगा, शरीर से कष्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है सकल और शकल। सकल का अर्थ कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। सकल और शकल। ठीक है, शकल, देखो कैसी शकल है इसकी, क्या होगा? शकल
इसका अर्थ होता है, शकल का अर्थ होता है अंश, और सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। ठीक है, शकल बोलते ना, इसकी शक्ल इससे मिलती है, शकल मतलब उसका अंश है वो, शकल मिलती है मतलब उसका अंश, शकल बोलते ना, शकल मिल रही है, बोला ना कई बार, तो वो क्या होता है, अंश। ठीक है, कि मतलब उसका अंश है, उससे मिलता है ये। ठीक है, और सकल का अर्थ हो गया संपूर्ण। उसके बाद है शंकर और शंकर। ठीक है, शंकर और शंकर में क्या अंतर है? देखो, विकल्प है शिव, मिश्रित जाति, मिश्रित शिव, सारा शिव या शिव सारा। तो दोनों में क्या अंतर है? शंकर जो होता है शिव, ठीक है, और शंकर हो गया मिश्रित जाति का। हम शब्द पढ़ते हैं ना, तत्सम तद्भव और शंकर शब्द। ठीक है, देशज विदेशीज और शंकर, शंकर होता है मिश्रित जाति का, और शंकर हो गया शिव। बड़ाई और बढ़ाई, बड़ाई और बढ़ाई में क्या अंतर है? बड़ाई करना, किसी की प्रशंसा करना, और बढ़ाई करना बढ़ोतरी। बढ़ाई का अर्थ हो गया प्रशंसा, और बढ़ाई का अर्थ हो गया बढ़ोतरी। अंतर और अनंतर, अंतर और अनंतर, अंतर में क्या हो गया? भिन्नता। ठीक है, अंतर का अर्थ हो गया भिन्नता, और अनंतर का अर्थ हो गया बाद में, अनंतर। ठीक है, बाद में, अनंतर। ठीक है जी। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे पास एक शब्द है कृतज्ञ और कृतघ्न। बहुत बार शब्द को प्रयोग किया जाता है। कृतज्ञ क्या होता है और कृतघ्न क्या होता है? कृतज्ञ होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है उपकार मानने वाला, और कृतघ्न हो गया उपकार ना मानने वाला। ठीक है, कृतज्ञ और कृतघ्न, कृतज्ञ उपकार मानने वाला, और कृतघ्न हो गया उपकार को ना मानने वाला। ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आशा करता हूं कि आपको श्रुति सम भिन्नार्थक के संबंध में किसी भी प्रकार के कोई संशय नहीं रहा होगा। अगर संशय होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसका अगर जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ही जल्दी आप इस विषय में अच्छे से आप निपुण हो जाएंगे। ठीक है जी, आज की इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।